चलिए, गुड मॉर्निंग। जो अपने रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको ख़त्म करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 का रिवीजन कर रहे थे, जो कि है मेरा ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़। रिमेनिंग टॉपिक ज़्यादा कुछ बच नहीं रहे हैं। आई थिंक 15-20 मिनट में अपना हो जाएगा रिवीजन पूरा। चलिए, मैं पेज नंबर 73 पे हूँ, जो सबसे लास्ट में एक टॉपिक है, इंस्पेक्शन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंस्पेक्शन कब कब कौन कौन से केसेस में हो सकता है सोसाइटी का इंस्पेक्शन, ठीक है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन का डायरेक्शन दे सकता है इन 3 केसेस में। पहला, कोई फेडरल कोऑपरेटिव ने रिक्वेस्ट किया है तो फेडरल कोऑपरेटिव ने रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, जितने बोर्ड में मेंबर्स हैं उसका मिनिमम 1/3, ठीक है, उसका मिनिमम 1/3। जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मिनिमम 6 लोग हैं, ठीक है, तो उसमें से 2 से ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट किया है इंस्पेक्शन के लिए, या फिर नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जितने मेंबर्स हैं उसका नॉट लेस देन 1/5, मतलब एटलीस्ट 1/5 आपको चाहिए, ठीक है। तो इन 3 केसेस में सेंट्रल रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन करा सकता है। फिर ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इस केस में भी मिलेगा 15 दिन का, ठीक है। पावर सेम है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो सोसाइटी का बुक्स, अकाउंट्स, पेपर देख सकता है, इंस्पेक्शन करा सकता है, वेरीफाई करा सकता है, और किसी भी ऑफिसर से, किसी भी मेंबर से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। फिर जो इंस्पेक्शन होगी उसकी रिपोर्ट बनेगी, और रिपोर्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू दी सोसाइटी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सच इंस्पेक्शन। तो जिस दिन इंस्पेक्शन कंप्लीट हुआ वहाँ से लेकर मिनिमम 3 महीना, ठीक है, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन होने के 3 महीने के अंदर आपको रिपोर्ट कम्युनिकेट हो जाएगी। चलिए, अब अपने 3 टॉपिक्स बच रहे हैं। एक तो ऑडिट ऑफ ट्रस्ट एंड सोसाइटीज़, उसके बाद ट्रस्ट हो गया, सोसाइटी हो गया, अच्छा सिर्फ यही बच रहा है, ओके, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक अपना ट्रस्ट एंड सोसाइटी बच रहा है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि एनजीओ चलाने के, ठीक है, एनजीओ चलाने के मेरे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना दूं, एनजीओ चलाने के मेरे पास 3 ऑप्शन हैं। पहला, उसको ट्रस्ट की तरह रजिस्टर्ड करा दूं, सोसाइटी की तरह रजिस्टर्ड करा दूं, या सेक्शन 8 कंपनी बना दूं। तो पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए, हो सके तो कोई लिख लीजिएगा डिफरेंस क्या होता है, यह बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सर, कब हमें ट्रस्ट बनाना चाहिए, कब हमें सोसाइटी बनाना चाहिए, कब हमें सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहिए, बहुत आराम से प्रैक्टिकलिटी समझा रहा हूँ आपको, बुक में नहीं लिखा ये सब बातें। तो देखिए, अगर आपको कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ऑब्वियसली सेक्शन 8 कंपनी में ज़्यादा कंप्लाइंस है, क्योंकि आपने पढ़ाई है, कंपनीज़ में ज़्यादा कंप्लाइंस होता ही है। सेक्शन 8 कंपनी है, मतलब वो कंपनीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई होगी, तो उसमें ज़्यादा कंप्लाइंस है। तो अगर आपको कंप्लाइंस से बचना है तो फिर आप सेक्शन 8 कंपनी ना बनाइए। सबसे कम कंप्लाइंस है आपका ट्रस्ट में, ठीक है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कंप्लाइंस करना है तो सेक्शन 8 कंपनी बनाइए, बहुत कम कंप्लाइंस करना है तो ट्रस्ट बनाइए। अच्छा, एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जैसे होता ना कि हम नहीं चाहते कि मेरे अंदर की बात बाहर जाए, तो फिर ट्रस्ट बनाना ज़्यादा सही है। ट्रस्ट में क्या होता है कि बातें बाहर नहीं जाती हैं, बट कंपनीज और सोसाइटी के केस में बातें बाहर चली जाती हैं, क्योंकि कंपनीज के केस में तो हमको रिपोर्ट बना के देना पड़ता है पब्लिक को, अपना एनुअल रिटर्न, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब बना के देना पड़ता है, मीटिंग्स में क्या हुआ, मिनट्स में क्या लिखा है, सब कुछ बना के हमको देना पड़ता है पब्लिक में, तो बाहर चीज़ें चली जाती हैं। बट अगर आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है तो ट्रस्ट बनाना ज़्यादा ठीक है। अच्छा, पर्पस क्या है, तो देखिए, ट्रस्ट जनरली रिलीजियस और प्राइवेट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, रिलीजियस और प्राइवेट पर्पस के लिए। सोसाइटी बनाई जाती है लिटरेचर, साइंटिफिक या चैरिटेबल पर्पस के लिए, जनरली मैं बोल रहा हूँ।
और सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल के भी बन सकती है, सोशल के भी बन सकती है। ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ट्रस्ट जो बनता है रिलीजियस या चैरिटेबल या प्राइवेट पर्पस के लिए बनता है, बट सोसाइटी आर्ट, लिटरेचर, साइंटिफिक, ये सब पर्पस के लिए बनता है। और सेक्शन 8 कंपनी किसी भी चीज़ के लिए बन सकता है। गवर्निंग बॉडी क्या क्या है सोसाइटी में? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, ट्रस्ट में इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882, सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट है 2013। अच्छा, और क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो कंप्लायंस की मैंने बात कर दी, पॉपुलैरिटी की बात करते हैं। तो ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, जो ट्रस्ट बनता है वो रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़ के लिए बनता है, बट जो सोसाइटी बनती है वो एजुकेशनल, जैसे स्कूल वगैरह है तो एजुकेशनल क्लब्स, वो तरीके से आप बना सकते हो सोसाइटी। डिज़ोल्व करना है अगर, तो डिज़ोल्व करने के लिए कंपनीज में तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। अगर आपको सेक्शन 8 कंपनी को डिज़ोल्व करना है तो उसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ठीक है। ट्रस्ट को डिज़ोल्व करना है तो ट्रस्ट डीड बनती है, ठीक है, बट उसमें इतना फॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं है। और फिर अगर सोसाइटी को डिज़ोल्व करना है तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से, रजिस्ट्रार से। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। देखो, अगर सेक्शन 8 को डिज़ोल्व करना है तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, ट्रस्ट को डिज़ोल्व करना है तो ट्रस्ट डीड में आपको लिखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आप डिज़ोल्व कर सकते हो। सोसाइटी को डिज़ोल्व करना है तो आपको मेंबर से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको अपार्ट फ्रॉम बुक बताई है, ये सब बातें बुक में नहीं लिखी हुई है। अब मैं बुक में आ रहा हूँ, पेज नंबर 75 पे। तो देखिए, चैरिटेबल एंटिटीज़ 3 तरीके से रजिस्टर्ड हो सकती है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। तो यही सबके एक्ट्स लिखे हुए हैं। सोसाइटी का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860, सेक्शन 8 का कंपनीज एक्ट है 2013 और ट्रस्ट का इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882, ठीक है। बाकी मैं मेन बातें डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हर साल ट्रस्ट को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है हर साल ट्रस्ट को, ठीक है। और ठीक है, अब ट्रस्ट की अगर ऑडिट होगी तो ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा? तो ऑडिटर देखेगा जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो एज़ पर दी प्रोविजंस ऑफ एक्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, जो भी रिसीट्स हैं, जो भी डिसबर्समेंट्स हैं वो प्रॉपर है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है, जो भी कैश बैलेंसेज हैं ट्रस्ट का वो सेफ कस्टडी में है कि नहीं है, प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, जो भी फंड्स हैं ट्रस्ट के वो सही ऑब्जेक्टिव में अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मीटिंग्स वगैरह प्रॉपर होती है कि नहीं, मिनट्स वगैरह मेंटेन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एक ऑडिटर चेक करेगा। कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं क्या वो देखेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। एनोनिमस डोनेशन मिला है क्या तो उसको चेक करेगा, ठीक है। अब सोसाइटी की केस में ऑडिटर क्या क्या चीज़ें चेक करेगा? तो पहले तो देखेगा कि सोसाइटी ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है। इन केस अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया से कोई पैसा रेस करते हो तो, ठीक है, कोई फंडिंग लेते हो, कोई कंट्रीब्यूशन लेते हो, कोई डोनेशन लेते हो, तो ऐसे केस में फिर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो आपने लिया है क्या? उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल को चेक करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है कि नहीं है वो चेक करेंगे, एक्सपेंसेस जो सोसाइटी इनकर कर रही है वो सही है कि नहीं है। फिर वही सारे पॉइंट्स हैं, कोई इरेगुलर इलीगल खर्चे हैं वो हम देखेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको हम देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही था सोसाइटी में, ट्रस्ट में, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। मेरे एंड से इतना है। बाकी बस जो मैंने आपको डिफरेंस बताया ना उसको ध्यान रखिएगा, जो मैंने डिफरेंस बताया आपको, ठीक है। चलिए फ़िलहाल इस ऑडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये चैप्टर मेरे एंड से रिवाइज हो जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।